जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज के सेशन में दोस्तों हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सभी बड़े एग्जामों में जो भी आज तक इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को हम 50 प्रश्न के माध्यम से देखेंगे और इन 50 प्रश्नों के माध्यम से 200 प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है। और देखिए आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन ये आपके एग्जाम में कम से कम 4 अंक निश्चित रूप से फिक्स करेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहास के पिता की पदवी निम्नलिखित में से सही अर्थों में किसे दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है हेरोडोटस, ऑप्शन है यूरिपिडीज, ऑप्शन है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन है सुकरात। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो रेगुलर हैं वो तो करेंगे ही। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हेरोडोटस है। अब इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न बने तो उन्हें भी हम देख के चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न बने हेरोडोटस एक्चुअल में कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये यूनान का निवासी था, इसलिए ये यूनानी लेखक कहलाता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसकी एक प्रसिद्धि है, इसकी एक रचना है, वो है हिस्टोरिका। तो ये भी प्रश्न बनता है, हिस्टोरिका किसकी प्रसिद्धि है, किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी है? हेरोडोटस की। और इसमें इसने 5वीं सदी के आसपास जो भारत और फारस के बीच में जो संबंध था उसको इसने डिस्कस किया, उसमें चर्चा किया, उसके बारे में जिक्र किया है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 में हमने कम से कम 4 प्रश्न देख लिए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश जो आरओ एग्जाम है उसके मेंस 2017 में पूछा हुआ है प्रश्न, तो इसको ध्यान से देखिए आप। आपसे प्रश्न क्या है, सूची 1 में दे दिया गया है रचना और सूची 2 में रचनाकार का नाम दिया है। ठीक है। अब आपको मिलान करना है। तो चलिए मैं आपकी सहायता करता हूँ। अष्टध्यायी जो है दोस्तों ये पाणिनि की रचना है, आपको पता है, आई होप कि आपको पता ही होगा। ठीक है। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। निरुक्त किसका है? अगर ऐसा प्रश्न बने आपसे तो दोस्तों यास्क का है। और वातिक किसका है? तो दोस्तों ये कात्यायन का है। इस तरह से अब आपको राइट आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब हम चलेंगे इसके डिटेल के ऊपर। डिटेल क्या है दोस्तों? यही सही मिलान, सही कूट देखना है बस आपको। ठीक है। तो सही कूट आपके सामने है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर याद कर लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 3 के रूप में देखिए, ये आपके यूपीपीएससी प्री 1992, बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है विशाख दत्त। ठीक है। अब देखिए हम इससे जुड़ी अन्य प्रश्नों को भी हम देखेंगे क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है डिटेल में डिस्कस करना। ठीक है। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक लेखक मतलब एक नाटक लिखा। और आपसे प्रश्न बन सकता है मुद्रा राक्षस किस भाषा में है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में है। ठीक है। और यह नाटक गुप्त काल के दौरान लिखा गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और यह किसकी कहानी बताता है दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त और कौटिल्य के बारे में बताता है कि कैसे इन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस आप याद रखेंगे आज के बाद। इसमें कहानी क्या है, किस भाषा में है, इसके रचना कौन है? ठीक है। तो विशाख दत्त इसके रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 यूपीपीएससी मेंस 2009 का प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे आप। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो दोस्तों जो आपके सामने अमरकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है, मुद्रा राक्षस है, अब ये किस काल में लिखी गई थी? ठीक है। अब किस काल में नहीं दोस्तों, कौन इसमें गुप्त काल में लिखी गई थी, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से सारा का सारा सही है। ठीक है। ये सारा का सारा यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस ये सभी गुप्त काल की रचनाएं हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना इसके बारे में। अब आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। डिटेल क्या है कि कौन सी रचना किसकी मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अमर सिंह की जो रचना है वो है अमरकोश। ठीक है। तो अमर सिंह अमरकोश आपको याद रहेगा। उसके बाद वात्स्यायन द्वारा जो रचित रचना है वो है कामसूत्र। ठीक है। तो वात्स्यायन और कामसूत्र बोलने में थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है ना। तो कालिदास का मेघदूत है और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो अभी आपने देख लिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है,
जो 10 कुमार चरितम है ये किसकी रचनाकार थे? ठीक है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? ऐसा प्रश्न है। तो सूरदास, दंडिन, तुलसीदास, कालिदास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दंडिन। ठीक है, तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको लाभ मिले। तो दोस्तों इसके बारे में क्या जानना है? प्रसिद्ध लेखक और उनके काम जिनके लिए वे जाने जाते हैं उनमें दंडिन शामिल हैं, जिन्होंने 10 कुमार चरितम लिखी थी। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही जानना था। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए मेघदूतम तो है, अभी आपने देखा। अब आपको बताना है कौन नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। जो इसमें उत्तर रामचरितम है ये कालिदास की रचना नहीं है, ये इनकी द्वारा लिखित नहीं है। ये किनकी रचना है दोस्तों? ये भवभूति जी की है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप जान लीजिए। देखिए अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करते हैं तो उत्तर रामचरितम ये रचना किनकी है? तो ये भवभूति जी की है, और वो एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, और जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 ऐसे ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है। उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र से। तो आप याद रखेंगे उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं के बारे में एक संस्कृत पुस्तक है। किसके बारे में दोस्तों? जो प्रदर्शन कलाएं होती हैं उनके बारे में एक संस्कृत पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जिसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। ऐसा माना जाता है, नॉट श्योरिटी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखिए, और प्रश्न नंबर 8 यूपीपीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है। सुमेलित करना है। देखिए अब आपके लिए थोड़ा सा ये प्रश्न इजी हो जाए, क्योंकि पाणिनि को आपने देख लिया है, वात्स्यायन को देख लिया है, चाणक्य को मैंने पहले वाले चैप्टर में करा दिया था, बस कल्हड़ आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो पाणिनि किसके रचनाकार थे दोस्तों? तो आपको ए का जहाँ पे भी 3 मिले दोस्तों तो उसको आंख बंद के ट्रिक कर देना है, यानी कि अष्टाध्यायी। ठीक है, अब वात्स्यायन की रचना मैंने आपको बताई थी, तो बी का ट्रिक कीजिए जल्दी से, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कामसूत्र मैंने बताया था, कामसूत्र और वात्स्यायन आपको सिमिलर दिखेगा। चाणक्य का क्या है? अर्थशास्त्र है, और कल्हड़ का क्या है? राजतरंगिणी है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक है, अब आपके सामने एक पेज आएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। बाकी अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक जो गौडवाहो है वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, देखिए झारखंड पीसीएस प्री 2021 का है, तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखी थी दोस्तों? वाकमती ने। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वाकमती द्वारा रचित है गौडवाहो, जो कि राजतरंगिणी की ही तरह है। अब इसकी विशेषता थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 9 का जो आपने देखा, गौडवाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार के कवि थे। ठीक है, और वाकपति द्वारा प्राकृत में लिखी गई यह एक कविता है गौडवाहो। तो आपको याद रखना है, कविता यशोवर्मन की यात्राओं के बारे में है, ये भी याद रखना है। तो गौडवाहो किसकी यात्रा के बारे में है? यशोवर्मन के। यशोवर्मन के दरबार में जो कवि थे वाकपति द्वारा ये रचित एक प्राकृत में लिखी भाषा है। ठीक है, तो गौडवाहो किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में भी आपको सुमेलित करना है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए भारवी है, हर्ष है, कालिदास है और राजशेखर है। तो इधर आपको लेखक दिख रहे हैं और इधर रचनाएं हैं। ठीक है, अब आपको देखिए कालिदास का तो आपको पता ही है, कालिदास को तो आप बड़ी आसानी से आप मैच करा देंगे। ठीक है, तो भारवी जो लेखक है उन्होंने क्या रचा था? तो दोस्तों भारवी की जो रचना है वो है किरातार्जुनियम। क्या है दोस्तों? किरातार्जुनियम। आप याद रखेंगे आप, किरातार्जुनियम किनकी रचना है? भारवी की। ठीक है, एक तो हो गया। हंस की जो रचना है वो कौन सी है? तो दोस्तों नागानंद। ठीक है, नागानंद जो है वो हंस की रचना है। देखिए अब ये भी आपका तैयार हो गया।
अगर कालिदास की रचना के बारे में बात करें तो आपको पता है मालविकाग्निमित्रम जो है दोस्तों, ये कालिदास की रचना है। क्या है? मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 मैच हो गए। तो आपको अब बचा केवल राजशेखर। तो कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर जी की हो जाती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया और इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, है ना। तो आपसे ये प्रश्न क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। अब आप इसके साथ स्क्रीनशॉट लेके ये रख लीजिएगा, ठीक है, कि भारवी किसके रचनाकार हैं? तो किरातार्जुनीयम के, हर्ष नागनंद के, और कालिदास मालविकाग्निमित्रम के, राजशेखर कर्पूर मंजरी के। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये भी आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ प्रश्न है। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आपकी जिम्मेदारी है, चयन कीजिए जल्दी से। देखिए आपसे प्रश्न क्या बन रहा है, महाभारत से अपनी कथा सूत्र लिया है। ठीक है, तो आप बताएं। प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैसे? इसमें जो एक है नैषधि यचरित, ठीक है, इसने भी क्या किया है, ये रचना महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। अगर हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम, तो अर्जुन भी आपको दिख रहे हैं, है ना, तो ये भी महाभारत से अपनी कथा लिया है। और प्रश्न नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 है शिशुपाल वध, ये भी महाभारत का ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध। ठीक है, तो शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था, आपको पता ही है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देख के चलेंगे। देखिए जो नैषध चरित है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है, ये 10 कुमार चरितम सभी, देखिए यहाँ 10 कुमार चरितम ये भी है महाभारत की ही कहानी। ठीक है, ऑप्शन में था नहीं। नैषध चरित नल और दमयंती की कहानी है, और इसमें कृतार्जुनियम जो है अर्जुन और भगवान शिव के बीच में और युद्ध के बारे में एक महाकाव्य कविता है। और यहाँ पे शिशुपाल वध तो आपको बताया, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का अपमान करने के बाद उसका सिर काटा था। और 10 कुमार चरितम में 10 युवकों कुमारों के बारे में है जो या तो राजकुमार हैं या राजाओं के सलाहकारों के बेटे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। तो आप चलिए अगले टॉपिक पे, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 12 ये आपसे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रश्न 1996 में जो पूछा गया है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त क्या थे? वराह मिहिर क्या थे? चरक क्या थे? ब्रह्मगुप्त क्या थे? ठीक है, तो अब इनके बारे में बताना है दोस्तों। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, विशाख दत्त एक नाटककार थे। अभी आपने देखा मुद्रा राक्षस एक नाटक है ना। वराह मिहिर क्या थे दोस्तों? तो जो वराह मिहिर हैं ये क्या थे, ये भी आपको बताना है। तो वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो खगोल विज्ञान से इनका संबंध था, आप याद रखेंगे। अब हम पहुंचते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी पे। चरक क्या थे? तो चरक का नॉलेज किस क्षेत्र में था? चिकित्सा के क्षेत्र में। ब्रह्मगुप्त का नॉलेज गणित के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, विशाख दत्त नाटक लिखते थे, वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे, चरक जो है वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे, और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल है, इसको आप देख के जाइएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, किस पर आधारित है? यूपीपीएससी आरएल 2014 का प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यूनानी ज्योतिर्विद्या पर इनका जो पंच सिद्धांतिका है वो आधारित है। याद रखना है, वराहमिहिर खगोल विज्ञान की दुनिया से संबंधित है, और पंच सिद्धांतिका जो है इनकी वो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी मेंस 2006 में। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कालिदास क्या रघुवंशम इन्होंने रचा था? जी हाँ, अभी हमने देखा। भास बिल्कुल। स्वप्न क्या है दोस्तों? स्वप्नवास व दत्तम। ठीक है, तो भास की रचना है स्वप्नवास व दत्तम। यहाँ पे आ रहा है सुबंधु,
सुबंधु के सामने है क्या, कादम्बरी। तो दोस्तों ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हर्ष की रचना रत्नावली है, ये करेक्ट है, लेकिन सुबंधु की रचना कादम्बरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो कादम्बरी है दोस्तों वो बाणभट्ट की रचना है। किन की रचना है, बाणभट्ट की। तो इस तरह से अब आप सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। मिलिंद पन्नू, मिलिंद पन्नू आपसे प्रश्न बन रहा है कि क्या है क्या ये। तो प्रश्न नंबर 15 का जो दोस्तों राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्नू। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो आपसे ना छूटे। मिलिंद पन्नू पाली भाषा में लिखी एक बौद्ध पुस्तक है। कैसी पुस्तक है, बौद्ध पुस्तक है। ऐसा कहा जाता है कि यह नागसेन नामक एक भारतीय भिक्षु और मिलिंडा नामक एक इंडो ग्रीक राजा के बीच में एक बातचीत है, ठीक है। वही है पाली में लिखा हुआ पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्नू, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, नागसेन नामक एक भारतीय भिक्षु और मिलिंडा यानी मेनेंडर नामक एक इंडो ग्रीक राजा के बीच की बातचीत है, ठीक है। तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो आप विचार कर लीजिए और आपको बताना है कि कौन इसमें जैन ग्रंथ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, देखिए जो परिशिष्ट पर्वन है और इसमें जो त्रिषष्टि लक्षण महापुराण है, ठीक है। तो ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, तो ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं और ये आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आईएएस के एग्जाम में, अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिशिष्ट पर्वन जो है इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र, ठीक है। इसके लेखक हेमचंद्र हैं। और जो त्रिषष्टि लक्षण महापुराण है इसके लेखक चाकुंद राय या चामुंड राय हैं, ठीक है। तो चाकुंद राय या चामुंड राय त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार हैं। परिशिष्ट पर्वन के लेखक हेमचंद्र हैं। तो आप याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है, जबकि जो नीति प्रकरण है और अवनादशतक है ये बौद्ध ग्रंथ का है। क्या दोस्तों, नीति प्रकरण और क्या है दोस्तों, अवदान शतक, ठीक है। तो अवदान शतक और नीति प्रकरण बौद्ध ग्रंथ का है। बाकी परिशिष्ट पर्वन और आपका त्रिषष्टि लक्षण महापुराण ये किसका है, जैन धर्म का। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मिलिंद पन्नू, ठीक है। तो अभी हमने देखा था मिलिंद पन्नू के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। पाली ग्रंथ में है, पाली ग्रंथ है, ये आपको पता चली गया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुमेलित करना है आपको। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। सूची 1 में दरबारी कवि हैं और सूची 2 में राजा हैं। अब इनको सुमेलित करना है, तो कीजिए जल्दी से। देखिए अगर हम बात करें अमीर खुसरो का, तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या थे, दरबारी कवि थे। एक तरह से एक तो हो गया आपका। कालिदास किन के दरबार में थे, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये क्या थे, दरबारी कवि। तो कालिदास का भी हो गया। हरिसेन, अब बात आती है हरिसेन की। तो हरिसेन दोस्तों ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखना है। और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने एक रचना लिखी है, क्या है, हर्षचरित, है ना। तो आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आपको धैर्य बना के इस सेशन को कंप्लीट करना है। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको रिविजन कराने में हेल्प करेगा। हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था। तो दोस्तों यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जय सिंह, ठीक है। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय जो राजा थे वो जय सिंह थे, ठीक है। तो याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान के चलिए। 1128 से 1149 के दौरान जय सिंह
कश्मीर के नेता थे। कल्हड़ ने अपने शासनकाल के दौरान राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, यह 8 खंडों और 7,826 छंदों में बनी पुस्तक है जो कश्मीर के पारंपरिक इतिहास को बताता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है को किसने आगे बढ़ाया था, इसके जो रचना है, ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। जोन राज एवं श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया था, इसके कार्य को। ठीक है, तो याद रखेंगे किसकी रचना है, कल्हड़ की। क्या है, राजतरंगिणी। ठीक है, आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो दोस्तों अभी आपने उसका नाम देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में अगर प्रश्न बने कि राजतरंगिणी के बारे में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राजतरंगिणी जो है ये 12वीं शताब्दी में एक कश्मीरी ब्राह्मण कल्हड़ द्वारा कश्मीर के शासकों के बारे में संस्कृत में लिखी गई एक कविता थी। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद उनके छात्र जो हैं जोन राजा, उन्होंने कविता लिखना जारी रखा और जोन राजा की मृत्यु के बाद उनके छात्र श्रीवारा ने कार्यभार संभाला और कहानी जारी रखी। तो जोन राजा, श्रीवारा और कल्हड़ के बारे में आपको याद रखना है। कविता को कल्हड़ राजतरंगिणी यानी राजवाली कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है, सौंदरानंद किसकी रचना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अश्वघोष की रचना है। आपको याद रखना है सौंदरानंद। सौंदरानंद से संबंधित अगर आपसे प्रश्न बने और भी तो क्या क्या, तो प्रसिद्ध कवि अश्वघोष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान इन्होंने दिया था। उन्होंने एक सुप्रसिद्ध दरबारी कवि भी लिखी जिसे सौंदरानंद काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सुप्रसिद्ध दरबारी कविता इन्होंने लिखा था और जिसे सौंदरानंद काव्य के नाम से जाना जाता है। इस कविता की खोज और संपादन पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने किया था, तो ये भी याद रखना है। तो अश्वघोष का ये कविता था और इसका संपादन, ठीक है, खोज और संपादन पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है, नागनंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके प्री 1999 का प्रश्न है कि नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन हैं, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहत संहिता। क्या है दोस्तों, बृहत संहिता। ठीक है, तो आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है, ये क्या है, विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो याद रखना है। अब अगर आपसे प्रश्न बने कि ये किनकी रचना है, जो विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता है किसकी रचना है, तो दोस्तों ये वराहमिहिर की एक तरह से गुप्त काल में लिखी गई एक बड़ी पुस्तक है। किनका, वराहमिहिर का। तो याद रखेंगे नाम क्या है, वराहमिहिर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल एवं क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों जो भवभूति हैं, हस्तिमल हैं और जो क्षेमेश्वर थे, तो दोस्तों ये नाटककार थे। तो आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, तो याद रखिएगा। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो भवभूति हैं वो भारत की 8वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के लिए काम किया था। उनके कार्य में महावीर चरित शामिल है जो राम के प्रारंभिक जीवन की कहानी बताता है। तो दोस्तों याद रखेंगे महावीर चरित में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं गौतम बुद्ध नहीं लगाना है, उसमें राम के प्रारंभिक जीवन की कहानी है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या है, आपको क्या करना है, एक तरफ आपको रचना दिख रहा है और एक तरफ रचनाकार, तो सही सुमेलित करना है। तो मृच्छ कटिकम किनकी रचना है, शूद्रक की, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध चरित वसुबंधु का, नहीं, यह इनकरेक्ट है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 1, 3 और 4। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो बुद्ध चरित किसकी रचना है एक्चुअल में दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में जो संस्कृत कवि अश्वघोष हैं उनके द्वारा बुद्ध चरित लिखा गया था, जिनके बारे में मतलब जिस पुस्तक में बुद्ध के जीवन की कहानी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर मिल चुका है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उस पर विचार करना है।
जो पाणिनि है वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, तो क्या ये सही है? जी नहीं। अमर सिंह है हर्षवर्धन से संबंधित है, तो क्या ये सही है? तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, अभी मैंने आपको कराया था, तो ये प्रश्न आपका ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है, यानी कि केवल सी इसमें करेक्ट होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल जरूर देखेंगे, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की कुशल शासन के प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, और इसमें आपको सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें वराहमिहिर, तो वराहमिहिर की जो अगर एक तरह से मूल ग्रंथ है वो है बृहद संहिता। विशाख दत्त की एक मूल ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम। अगर हम बात करें इसमें शूद्रक की, तो दोस्तों शूद्रक की क्या है? ये है मृच्छकटिकम, याद रखेंगे, शूद्रक की है मृच्छकटिकम। और विल्हड़ की कौन सी है? तो दोस्तों विल्हड़ की है विक्रमा, क्या है? विक्रमांकदेव चरित, क्या है? विक्रमांकदेव चरित। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अब हम 28 देखेंगे। आपको निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं उनका चयन करना है। तो दोस्तों इसमें जो आपको पद्मगुप्त का क्या है दोस्तों, नौ सहसांक चरित है, ये भी सही है। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि ये भी सही है। उदयपुर प्रशस्ति ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट है। MPPCS प्री 2019 का प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है उसका चयन कीजिए। दिए गए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा यहाँ पे रचित नहीं है। कर्पूर मंजरी किनकी रचना है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, राजशेखर जी की रचना है। ठीक है, कर्पूर मंजरी अभी मैंने बताया था आपको राजशेखर जी की है। अब आपका रिवीजन हो चुका है। बाल्की ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, सौंदरानंद अश्वघोष की, ये सभी आप देख चुके हैं। बस आपके सामने ना क्वेश्चन के रूप में ही आ रहा है। तो ऐसे एग्जाम में भी आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आएगा और आप सही चयन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। शाकुंतलम किसकी मतलब रचना है, किसने लिखा है? दोस्तों ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कालिदास का। ठीक है, इसके बारे में भी प्रश्न बनता है डिटेल में, तो वो भी जान लीजिए। देखिए, कालिदास काव्य और नाटकों के अद्भुत भारतीय लेखक थे। उन्होंने 6 कार्यों को वास्तविक मतलब उनके 6 कार्यों को वास्तविक माना जाता है। वो क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद क्या है? विक्रमोर्वशी। देखिए विक्रम और उर्वशी के बीच में कहानी है, तो विक्रम उर्वशी है। मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है। ये सब कालिदास की कृतियां हैं, रचना है। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो दोस्तों अब तो आप पहचान पाएंगे। इसमें जो मृच्छकटिकम है ये कालिदास की कृति नहीं है। ये किनकी है? ये शूद्रक की है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, बाकी मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमो क्या है? विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो ये सभी किसकी है? ये कालिदास की कृतियां हैं। लेकिन मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? ठीक है, प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अग्निमित्र। याद रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक लिखा। लोग कभी कभी लेखक को श्रद्धांजलि देने के तरीके के रूप में इसे कालिदास मालविकाग्निमित्रम भी कहते हैं। यह नाटक 5 खंडों में विभाजित है और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और मुख्य रानी की खूबसूरत नौकरानी मालविका के बारे में एक रोमांटिक कहानी बताता है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। ठीक है, और ये कहाँ के किस वंश के राजा थे? शुंग वंश के। और मालविका कौन थी? एक नौकरानी थी, खूबसूरत थी। ठीक है, तो इसलिए ये कहानी बन गई। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। स्वप्नवास व दत्ता, ये इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों स्वप्नवास व दत्ता के लेखक हैं मास। ठीक है, ये आपके साउथ वाले मास नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। एक्चुअल में ये भास है, मास नहीं है दोस्तों, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। भास है ये। चलिए
प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो चुल्लू भर पानी लेके पी लीजिएगा, जयदेव हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि इसके बारे में अगर प्रश्न बने। गीत गोविंद 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान जयदेव द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी एक प्राचीन कविता है। जयदेव बंगाल के जो राजा लक्ष्मण सेन थे उनके दरबार में एक कवि थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि थे और यह कविता 12 खंडों में विभाजित है। कौन सी कविता दोस्तों? गीत गोविंद। याद तो रखेंगे ही। अब प्रश्न नंबर 35 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अष्टांग संग्रह रचना किसकी है? 10 रूपक किसकी है? लीलावती देखिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस मतलब विषय से संबंधित है, किनकी है नहीं, किस विषय से संबंधित है। और महाभाष्य ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जो अष्टांग संग्रह है ये आयुर्विज्ञान है। क्या है दोस्तों? जो अष्टांग संग्रह है ये आयुर्विज्ञान है। जो 10 रूपक है दोस्तों ये नाट्य कला है। क्या है? नाट्य कला है। लीलावती जो है ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ये गणित है। और महाभाष्य है ये व्याकरण है। ठीक है, तो आपको पता ही है पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, आपको उम्मीद है कि पता ही होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसका वही बात लिखा हुआ है। अष्टांग संग्रह एक चिकित्सा ग्रंथ है, दास नौपाका एक नाटक है और लीलावती गणित है, महाभाष्य एक व्याकरण है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 देखिए। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों ये कृष्ण उपदेश यानी कि आप कह सकते हैं गीता में। ठीक है, तो कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। फल की इच्छा न करो, सिर्फ कर्म करो। ठीक है, तो ये श्रीमद् भगवद गीता में बात लिखी गई है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के ऊपर। प्रश्न नंबर 37 क्या है? उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बताना है। देखिए संगम साहित्य, मिलिंद पन्नू, जातक कथाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगम साहित्य। ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करता। बाकी जो मिलिंद पन्नू है, जातक कथाएं हैं, ये करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है। प्रश्न नंबर 38 देखिए उस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, आप उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महाभारत में कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो दोस्तों ये पंचतंत्र है। क्या है दोस्तों? पंचतंत्र। याद रखेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा जानना लाजमी है। पंचतंत्र भारतीय पशु कहानियों का एक प्रसिद्ध संग्रह है। यह भारत और दुनिया भर में लोकप्रिय है और इसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह मूल रूप से संस्कृत और पाली में लिखा गया था और इसका श्रेय पंडित विष्णु शर्मा को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया है? पंडित विष्णु शर्मा को। ठीक है, मुगल काल में इसका अनुवाद अबुल फजल ने किया और इसे अयार ए दानिश कहा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में ग्रंथ हैं। ठीक है, अब लेखक सर्ववर्मा है, शुद्रक है, विज्ञानेश्वर है, कल्हड़ है। अब आपके लिए देखिए शुद्रक जब सामने आया ना तभी आपका एक तो आंसर आ गया। ठीक है, तो शुद्रक का क्या है दोस्तों? शुद्रक का जहाँ पे भी बी का 3 दिखे, ठीक है, उसे आप ट्रिक कर दीजिएगा। यानी कि शुद्रक का क्या हो गया? मृच्छकटिकम, एक तो आपका हो गया। ठीक है, बी का 3। अब जहाँ पे भी देखिए दिए गए ऑप्शन में से जहाँ पे भी देखें केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, जहाँ पे बी का 3 है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है सर्ववर्मा। तो सर्ववर्मा की जो रचना है, ग्रंथ है, वो है कांतंत्र। ठीक है, क्या है दोस्तों? कांतंत्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे कांतंत्र। तो विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर का क्या है? मिताक्षर। क्या है दोस्तों? मिताक्षरा।
ठीक है। और कल्हड़ का राज तरिंगड़ी, ये तो आप देखते आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न बन जाता। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2003, यूपी लोअर, सबऑर्डिनेट सब में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, ये आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, ठीक है। और इसको कीजिए आप। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, क्या ये सही है, बताइए। दूसरा स्टेटमेंट है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाव व्यवस्था में पिता के मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था की किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाव व्यवस्था में किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर केवल बी, यानी कि केवल 2। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जैसे आजकल है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिटेल है इसके बारे में, आप पढ़ लीजिएगा एक बारी। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से किसे जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भास्कर को याद रखेंगे। तो भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, वे 12वीं शताब्दी के एक बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आपको इतनी बातें याद रखनी है भास्कर के बारे में। आर्यभट्ट थे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, आपको याद रखना है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2017 का प्रश्न है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी जिसमें खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति, अंक गणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति जैसे विषय शामिल थे, ठीक है। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह महसूस किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्हें त्रिकोणमिति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से इतने प्रश्न आपसे आर्यभट्ट से बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव का स्थानिक मान की खोज की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने करी थी, आर्यभट्ट ने की थी, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 45 देखिए, मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे। दोस्तों मत्तविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो पल्लव शासक विद्वान महेंद्र वर्मन है, ठीक है। तो पहली बात तो जो महेंद्र वर्मन थे वो पल्लव वंश थे, ठीक है, पल्लव शासक थे। उन्होंने मत्तविलास प्रहसन लिखा जो धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में बात करता है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है किस ग्रंथ में। तो दोस्तों वायु पुराण में महानदी को पौराणिक नाम नीलोत्पला के नाम से जाना गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, यूपीपीएससी प्री 2007 का प्रश्न है। तो ये मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसमें अभी तक कोई सुनिश्चित व्यक्ति नहीं है, तो इसमें किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, ये तो पता है लेकिन नाम नहीं पता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत के एक अज्ञात व्यक्ति ने सबसे पहले शून्य की खोज की, उसके बाद अरबों ने इसके बारे में भारत से सीखा और फिर इसे पूरे यूरोप में फैलाया। ऐसा माना जाता है कि अरबों ने 873 ईस्वी में शून्य का उपयोग शुरू किया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 873 ईस्वी से ही जो अरबवासी हैं शून्य का प्रयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर का चुनाव करें। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट हो जाता है। जो नेचुरल हिस्ट्री है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है द नेचुरल हिस्ट्री, ये टालमी की रचना नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, आपसे अब ये प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो सही रचना है ये किसकी है, तो ये प्लिनी की है, ठीक है।
तो आप याद रखेंगे जो प्लिनी है, प्लिनी द एल्डर, इनकी रचना है, आप इनका नाम याद रखेंगे। बाकी लाइफ ऑफ वेन्संग हुइली ने लिखा था। हिस्टोरियल फिलिपिकल ये पाम्पेइस ट्रोगस ने लिखा था। और द हिस्ट्री जो है ये हेरोडोटस ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 50। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इस तरह से आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ना। तो अगले सेशन के लिए आप वेट कीजिएगा, बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। और इसी तरह से हम सभी PYQ डिस्कस कर लेंगे आपके एग्ज़ाम तक। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।